रात के 12 बजे थे। अमावस की रात थी। भारत पाकिस्तान बॉर्डर अंधेरे में डूब चुका था। चरण सिंह नाम का एक भारतीय सिपाही अपने साथी के साथ टेंट की ओर बढ़ रहा था। ओए चरण सिंह, आज ड्यूटी का पहला दिन है ना? हाँ भाई, बरसों का ख्वाब पूरा हुआ। तेरा भाई फौजी बन गया। आज पहला दिन है तेरे भाई का। दिन नहीं चरण सिंह, रात। पहली रात है तुम्हारी। रात हो या दिन, क्या फर्क पड़ता है? फौजी के लिए सब समान है। ओए चरण सिंह, ख्याल रखना, ये इलाका कुछ ठीक नहीं। ऊपर से अमावस की रात है, तुम्हें अकेले पहरा देना है। भूत वूत का चक्कर है क्या? हाँ भाई, तूने बात छेड़ी है तो बताता हूं। अमावस की रात सफेद साड़ी वाली औरत घूमती है यहां। कई फौजी भाइयों ने देखा है उसे। संभल कर रहियो। लो, आ गया टेंट, मैं चलता हूं। साथ ही अपने टेंट की ओर निकल जाता है। चरण सिंह बंदूक पकड़कर पहरा देने लगता है। रात गहरी होने लगती है। आदमखोर भेड़िए चीखने लगते हैं। मौसम बदल जाता है और मौसम का परिणाम चरण सिंह के शरीर पर पड़ता है। चरण सिंह की पलकें भारी हो जाती हैं और उसे नींद आने लगती है। ये क्या? रोज तो ऐसा नहीं होता। मुझे नींद क्यों आ रही है? अचानक पीछे से चरण सिंह की ओर कोई तेजी से बढ़ता है। चरण सिंह की पीठ पर हाथ रखता है। चरण सिंह पीछे देखता है तो उसकी रूह कांप जाती है। उसके पीछे सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। चरण सिंह कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसकी नजर आत्मा की नजरों में समा जाती है और चरण सिंह वश में हो जाता है। तुम्हें नींद आ रही है, सो जा। मैं सो जाता हूँ। चरण सिंह जमीन पर गिर जाता है और सो जाता है। चरण सिंह को देखकर आत्मा मुस्कुराती है और चरण सिंह को अपनी गोद में उठाकर चल पड़ती है। इधर मेजर सूर्य प्रताप को रेड अलर्ट मिल जाता है। रणजीत, सिपाही चरण सिंह को वायरलेस भेजो। बोलो अलर्ट रहे, खतरा है। हेलो चरण सिंह, सुन रहे हो? खतरा है। हेलो। चरण सिंह का वायरलेस टेंट के सामने गिरा पड़ा था और आत्मा चरण सिंह को दूर लेकर जा रही थी। सर, नो रिस्पॉन्स। व्हाट? रणजीत, सोल्जर्स के साथ चरण सिंह के टेंट पहुंचो, जल्दी। ओके मेजर, कम ऑन सोल्जर्स। 20-25 सैनिक भागते हुए वैन में बैठ जाते हैं, पर वैन स्टार्ट नहीं हो पाती। अरे इमरजेंसी है, फास्ट। वैन स्टार्ट नहीं हो रही है। व्हाट? धक्का लगाओ, धक्का लगाओ, जल्दी। सोल्जर्स उतरते हैं और वैन को धक्का लगाते हैं। इधर आत्मा चरण सिंह को लेकर दूर आ पहुंचती है और जमीन पर रख देती है। चरण सिंह के टेंट पर अचानक हमला होता है। 20-25 पाकिस्तानी आतंकी फायरिंग करने लगते हैं। छलनी कर दो, एक भी हिंदुस्तानी सिपाही बच ना पाए। टेंट में देखो, सिपाही छिपा होगा। एक आतंकी टेंट में घुसता है, पर गोलियों से छलनी होता हुआ पीछे पीछे आने लगता है। सिपाही टेंट के अंदर है, फायर। टेंट पर फायरिंग शुरू हो जाती है। टेंट से भी फायरिंग होने लगती है और हाथ में बंदूक थामे फायरिंग करते करते सफेद साड़ी वाली आत्मा बाहर आती है। भागो! आतंकी भागने लगते हैं तो आत्मा बंदूक से एक एक आतंकी का पीछा करते हुए सबको मार गिराती है। सारे आतंकी मर जाते हैं। इधर रणजीत वैन में अस्वस्थ होकर चरण सिंह से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। हेलो चरण सिंह, तुम जिंदा हो? जवाब दो। शिट यार, जल्दी चलो, लगता है हमला हुआ है। आत्मा चरण सिंह को टेंट के सामने लाकर रख देती है। चरण सिंह होश में आता है तो मरे पड़े आतंकी और आत्मा को देखकर चौंक जाता है। ये सब क्या हो रहा है? बेटा, ये आतंकी थे, हमला करने आए थे। क्या आपने इन्हें मार गिराया?
हाँ, मैंने मारा है इन्हें। मुझे माफ कर दो। तुम अकेले थे, इन सब का सामना नहीं कर पाते, इसलिए मैं तुम्हें दूर ले गई और इन्हें मार दिया। आप कौन हो? मैं एक माँ की आत्मा हूँ। तुम्हारे जैसे ही मेरा बेटा फौजी बनकर देश की सेवा करते करते इधर शहीद हुआ और उधर गांव में मैं भी मर गई। मरने के बाद भूत बन गई और मैंने ठान लिया, देश के दुश्मनों को देश की तरफ आंख उठाकर नहीं देखने दूंगी। तब से मैं भूत बनकर बॉर्डर पर भटक रही हूँ। मुझसे सवाल पूछे जाएंगे तो क्या जवाब दूंगा? तुम बोलोगे तो भी कोई यकीन नहीं करेगा, इसलिए चुप रहो। वो लोग आ गए हैं, मैं चलती हूँ। जब भी जरूरत हो इस माँ को याद करना, आ जाऊंगी। आत्मा गायब हो जाती है। रणजीत सोल्जर्स के साथ टेंट आकर देखता है तो सारे आतंकी मरे पड़े हैं। खतरा टल चुका है। चरण सिंह अकेले आतंकियों का खात्मा कर चुका है। चरण सिंह, तुम्हारी जय हो। जय करनी है तो उस माँ की करो जो माँ फौजी बेटे पैदा करती है और देश की हिफाजत करती है। बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम। प्रीति आज सिलाई कढ़ाई करके अकेला जीवन बिताती है, लेकिन प्रीति की जिंदगी हमेशा ऐसी नहीं थी। उसकी भी कभी बहुत बड़े घर में शादी हुई थी। अपने ससुराल से पहले सप्ताह में प्रीति की नंदे उसे पूरी हवेली, खेत, बाग सब जगह घुमा चुकी थीं। गांव में अपने पति ठाकुर ब्रिजेंद्र सिंह का मान सम्मान और जमीन जायदाद देकर प्रीति फूली नहीं समा रही थी। ब्रिजेंद्र की उम्र प्रीति से 10 साल ज्यादा थी। एक दिन प्रीति ने विजेंद्र से पूछा, आपने इतनी लेट शादी क्यों की? अगर आपकी शादी सही उम्र से हो गई होती तो अब तक तो आपके बच्चे भी होते। वो दरअसल बात ये थी कि मैं शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन अब माँ और पिताजी बीमार रहने लगे, मुझे कामकाज से फुर्सत नहीं मिलती थी, इसलिए माँ और पिताजी का ख्याल रखने के लिए अब मुझे शादी करनी पड़ी। तुम हमें जल्दी से हमारा वारिस दे दो। माँ और पिताजी पोते को गोद में खिलाने के लिए बेताब हैं। एक दिन घर में एक आदमी आया और कहने लगा, ब्रिजेश जी, आपका पुराना मकान गिरने वाला है, बेहतर होगा कि बरसात से पहले उसकी मरम्मत करा दें। ब्रिजेश तुरंत उस आदमी को अकेले में ले गया और धीरे धीरे कुछ बातें करने लगा। प्रीति ने ब्रिजेश के पुराने मकान के बारे में कभी नहीं सुना था। उसे पता भी नहीं था कि ब्रिजेश का कोई पुराना मकान है। प्रीति को ये भी अजीब लगा कि ब्रिजेश उस आदमी से अकेले में क्यों बात कर रहा है। जब वो आदमी चला गया तो प्रीति ने ब्रिजेश से पूछा, आपका कोई पुराना मकान भी है? मुझे तो आपने पुराने मकान के बारे में कभी कुछ नहीं बताया। ब्रिजेश ने बात काटते हुए कहा, हाँ, एक पुराना मकान है, उसके बारे में बताने के लिए कुछ है नहीं। तुम मेरे लिए खाना लगा दो, जरा मुझे बाजार जाना है। प्रीति को लगा कि ब्रिजेश कुछ छुपा रहा है। एक दिन ब्रिजेश जब घर से बाहर गया हुआ था तो प्रीति चाबी का गुच्छा लेकर ब्रिजेश के पुराने मकान पर पहुंच गई। ब्रिजेश का पुराना घर एक बड़ा मकान था जो केयर न करने की वजह से जर्जर हो चुका था। प्रीति ने मेन गेट पर लगे ताले की सारी चाबियां लगाकर देखी। काफी देर बाद एक चाबी से ताला खुल गया। प्रीति ने जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर से एक तेज हवा का झोंका आया जिसने प्रीति को एकदम से पीछे धकेल दिया। इस बंद मकान में इतनी तेज हवा कैसे आ सकती है? कुछ देर बाद हवा शांत हो गई। प्रीति ने जैसे ही मकान के अंदर कदम रखा, उसके कान में कोई फुसफुसाया, कौन है यहाँ पर? कोई जवाब नहीं आया। प्रीति को बस अपनी ही आवाज मकान में गूंजती हुई सुनाई दी। उसे डर लग रहा था, लेकिन वो वहाँ से जाना नहीं चाहती थी। कुछ तो यहाँ ऐसा है जो ब्रिजेश मुझसे छुपा रहा है। प्रीति जैसे जैसे मकान के अंदर बढ़ रही थी, उसकी नाक सड़ी जा रही थी, क्योंकि मकान के अंदर एक बंद कमरे से भयानक बदबू आ रही थी। प्रीति ने जैसे ही उस कमरे का दरवाजा खोला, उसे उल्टी हो गई।
कमरे में इंसानी मांस के टुकड़े पड़े हुए थे जो सड़ रहे थे। प्रीति वापस मेन गेट की तरफ भागी, लेकिन उसके पैर एकदम से रुक गए जब उसने देखा कि मेन गेट पर एक झूला पड़ा हुआ है जिसमें एक औरत झूल रही है। कौन हो तुम? अचानक पीछे से किसी ने प्रीति के कंधे पर हाथ रखा। प्रीति ने चौंक कर पीछे देखा तो उसकी ननंद पूजा खड़ी थी। भाभी, यहाँ क्या कर रही हो? भैया घर पर आ चुके हैं, बहुत नाराज हो रहे हैं। तुम घर पर किसी को बिना बताए यहाँ क्यों आ गई? प्रीति ने मेन गेट की तरफ देखा। वो औरत जो झूला झूल रही थी अब वहाँ नहीं थी। पूजा, तुम अंदर कब आई? और क्या मेन गेट पर तुम्हें वो औरत? पूजा ने प्रीति की बात बीच में ही काटते हुए पूछा। मैं पीछे वाले दरवाजे से आई हूँ, अब जल्दी से चलो, भैया बुला रहे हैं। प्रीति घर पहुंची तो ब्रिजेश ने उससे चाबी का गुच्छा छीन लिया और गुस्से से बोला, जब वो मकान हमारा ही है और मैं वहाँ चली गई तो इसमें इतनी नाराज होने वाली क्या बात है? वो घर शापित है, भूत प्रेत का चक्कर है वहाँ, इसलिए उस मकान को बंद करके रखा है। कान खोलकर सुन लो, उस मकान में कभी मत जाना। प्रीति ने ब्रिजेश को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। उस रात ब्रिजेश ने गुस्से में खाना भी नहीं खाया। प्रीति ने सोच लिया था कि वो पुराने मकान का रहस्य जानकर रहेगी। ब्रिजेश हर साल जनवरी के महीने में फसल बेचने जाता था। एक दिन बाद लौटता था। प्रीति ने पूरी तैयारी कर ली थी कि जब इस बार ब्रिजेश फसल बेचने जाएगा तो वो पुराने घर में जाएगी। ब्रिजेश शाम को घर से निकल गया। रात में जब प्रीति की ननंद और सास ससुर सो गए तो प्रीति पुराने घर में पहुंची। घर में घुसते ही उसके कान में वही आवाज सुनाई दी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी उसे। कौन हो तुम? मेरे सामने आओ। तुम किसे मारना चाहती हो? अंदर वाले कमरे का दरवाजा खुला। एक औरत बाहर निकली और बुरी तरह चीखते हुए प्रीति पर सड़े हुए इंसानी मांस के टुकड़े फेंक कर मारने लगी। कौन हो तुम? मुझसे क्या चाहती हो? मैं ब्रिजेश की पहली पत्नी हूँ। लेकिन ब्रिजेश ने तो कभी नहीं बताया कि उसकी शादी हो चुकी है। ब्रिजेश की शादी 10 साल पहले मुझसे हुई थी। शादी के 5 साल बाद तक मैं किसी बच्चे को जन्म नहीं दे पाई। ब्रिजेश ने मुझसे कहा कि वो दूसरी शादी करेगा, लेकिन मैं नहीं मानी। मैंने बच्चा गोद लेने की सलाह दी। ब्रिजेश के माँ बाप को अपना ही बच्चा चाहिए था, इसलिए उन्होंने ब्रिजेश के लिए दूसरी लड़की भी ढूंढना शुरू कर दिया। मैं जब घर में क्लेश करने लगी तो ब्रिजेश एक रात मेरे मुंह पर कपड़ा बांधकर मुझे पुराने घर में ले गया और उसने मेरी हत्या कर दी। उसने मेरे शरीर के टुकड़े करके उसी घर में फेंक दिए और मेरे माँ बाप से कह दिया मैंने गंगा में डूबकर आत्महत्या कर ली है। ब्रिजेश की पहली पत्नी की आत्मा प्रीति को सब कुछ बता ही रही थी। तभी ब्रिजेश वहाँ आ गया। प्रीति, मैंने तुझसे यहाँ आने को मना किया था ना, फिर भी तू नहीं मानी। आखिर आज तुम इस घर में आ ही गए। ब्रिजेश अपनी पहली पत्नी की रूह देखकर डर गया और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आत्मा ने हंसिए से ब्रिजेश के शरीर के कई टुकड़े कर दिए। ब्रिजेश को मरे 2 साल बीत चुके हैं। अपनी जिंदगी में घटी उस घटना के बाद प्रीति ने फैसला लिया कि वो दोबारा शादी नहीं करेगी और स्वयं पर निर्भर रहकर अकेले ही जिंदगी बिताएगी।